मैं असद मारने लगा हूँ। यहाँ पे कट है। अस्सलाम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सट्रीमली सॉरी कि एक एपिसोड हमारा स्किप हो गया यहाँ पर। उसकी रीज़न ये थी कि आई वाज ट्रैवलिंग टू लाहौर और वहाँ पर जाने की वजह से मैं और असद जुदा हो गए थे और हम जो एपिसोड है वो नहीं बना सके। लेकिन भाई जो खबरें आई हैं, मैं कहता हूँ जो खबरें आई हैं परेशान कर दिया मुझे खबरों ने। और अब क्योंकि हमारा एक एपिसोड मिस हुआ है तो 2 एपिसोड्स की मिलके काफी सारी खबरें हाँ। और जो पहली न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, ये एक ऐसी खबर है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज से 2 महीने पहले आएगी, लेकिन बड़ा लेट आई है और अभी भी कंफर्म नहीं है कि सही है कि नहीं। और ये खबर है Redmi Note 10 Pro के ऑफिशियल रेंडर्स के रिलेटेड, जो कि फाइनली लीक हो गए हैं। अब ये मोबाइल फोन बहुत क्लोज है, अपने ऑफिशियल लॉन्च के करीब है, और उसके बावजूद भी इसके जो लीक्स और रूमर्स अभी भी हमें सामने देखने को मिल रहे हैं वो 100% श्योर नहीं है। और ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो जितने भी फोन्स रिसेंट टाइम में लॉन्च हुए हैं वो आने से काफ़ी पहले लीक आउट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी जो Redmi Note सीरीज है इसको बहुत अच्छी तरह से हाइड किया हुआ है Xiaomi वालों ने, और कोई भी डिटेल जो है वो ज़्यादातर लीक आउट नहीं हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि इसका डिजाइन जो है वो Mi 10 Ultra से कुछ, हाँ, जो तस्वीरें आई हैं उसमें इसका जो डिजाइन है वो ऐसा लग रहा है कि Mi 10 Ultra से मिलता जुलता डिजाइन है। कंफर्म कहीं पे भी नहीं, कंफर्म कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा ही ऐसे होता है कि जब एक कंपनी एक टॉप एंड डिवाइस बनाती है तो नेक्स्ट टाइम में वो मिड रेंज में उसको लेकर आती है। Mi 10 Ultra जो था वो सबसे बेस्ट डिवाइस थी Xiaomi की जो उस टाइम पे उन्होंने बनाई थी। अल्ट्रा सीरीज का फ़ोन था, तो उस हिसाब से अगर वो डिज़ाइन इस फ़ोन के अंदर आ जाता है तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो इसका प्रो वर्जन है उसमें वो डिज़ाइन आएगा। अदर देन दैट इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड कुछ भी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। हमें ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि सामने आ चुकी हैं, और कुछ ऑफिशियल रेंडर्स भी लीक आउट हो चुके हैं। और इसमें जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपको 2 बड़े कैमरा मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं तस्वीर में और 2 छोटे कैमरा नजर आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि इसके अंदर एक मेन कैमरा है बड़ा वाला और एक आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और उसके अलावा जो 2 छोटे सेंसर्स हैं वो बेसिकली मैक्रो और डेप्थ सेंसर हो सकते हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। और इसके अलावा एक और लीक भी हुई है जिसके अंदर Xiaomi का जो K40 है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पोको के नाम से पोको की कोई डिवाइस आएगी, उसके भी कुछ लीक्स सामने आए हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं, और उसके अलावा जो उसकी सर्टिफिकेशन की पिक्चर्स हैं वो भी सामने आई हैं। और इस फ़ोन के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, तो ये काफ़ी क्रेजी डिवाइस होने वाली है और फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होगा जो कि कम प्राइस में आएगा। अगली खबर आ रही है सोनी की तरफ से, जहां उनका WF-1000 XM4 की लीक्स आ गई हैं डिज़ाइन की, जो कि कहा जा रहा है कि इनका पिछला जो मॉडल था XM3 के नाम से उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमने ये XM3 बाय द वे यहाँ पे जो था अनबॉक्सिंग भी की हुई है, 2019 में रिलीज हुआ था ये। हाँ, हमने तो लेट की थी अनबॉक्सिंग क्योंकि पाकिस्तान में आया नहीं था। लेकिन खैर ये जो है ये दुनिया के सबसे अच्छे ईयरबड्स कंसिडर किए जाते हैं अगर आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन चाहिए। काफ़ी महंगे भी हैं। आई थिंक पाकिस्तान में जो XM3s हैं वो अराउंड 30,000 आते हैं ऑफिशियली। तो उस हिसाब से जो नया वर्जन है उसमें शायद एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को भी बेहतर बनाया जाए, और जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी रेडिकल है। आप अगर इसको देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस जैसा डिज़ाइन पहले कभी देखा हुआ है। काफ़ी यूनिक किस्म का डिज़ाइन है और देखने में मुझे फ्यूचरिस्टिक भी लग रहा है। और इनका ये जो कलर स्कीम है ना, जो ब्रॉन्ज और ब्लैक की कलर स्कीम है वो भी बड़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर देम, और जब भी ऑफिशियली रिलीज होंगे तो कोशिश करूंगा कि इनकी जो अनबॉक्सिंग है वो भी हमारे मेन चैनल पे आ जाए। ओके भाई, अगली खबर पर जाने से पहले भाई आप में से अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं। तो ये बेसिकली एक डिस्प्ले नहीं है बल्कि ये एक स्पीकर है जिसके अंदर डिस्प्ले भी लगा हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी मेन चैनल पर कोई वीडियो वगैरह लगाएं ताकि आपको दिखा सकें। लेकिन ये एक स्मार्ट स्पीकर है, तो ये जो आपने VWS एक्स्ट्रा का भी इस पर नाम देख रहे हैं, ये हमने मोबाइल फ़ोन से इसके ऊपर किया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, और इसके अंदर वूफर वगैरह की भी बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो काफ़ी मज़ेदार डिवाइस है और किसी दिन कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना दूं। खैर भाई, असद साहब, वीवो का एक नया फ़ोन जो है वो लीक आउट हुआ है, और इस फ़ोन का नाम होने वाला है Vivo S9। अब वीवो की जो S सीरीज़ है वो पाकिस्तान में आती है, और ये जो फ़ोन है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी शायद पाकिस्तानी मार्केट में कुछ टाइम बाद लॉन्च हो। अब इस फ़ोन के अंदर जो चिपसेट है वो MediaTek का Dimensity 1100 SoC है। ये प्रोसेसर हमने इससे पहले किसी भी दूसरे फ़ोन पे नहीं देखा, तो ये भी रूमर है कि ये जो प्रोसेसर है पहली बार इसी फ़ोन के ऊपर लॉन्च होगा, और ये टॉप एंड डिवाइसेस में आ रहा है MediaTek के जो इसका लॉन्च भी करीब ही है कहीं। इसका लॉन्च भी काफ़ी करीब है। इसके अंदर अब तो टीजर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो
तो उम्मीद है कि ये जल्दी लॉन्च हो जाएगा। पाकिस्तान में कब आता है वो देखने में आएगा, लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने वाला था वो ये है कि इस फ़ोन के अंदर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और वीवो की तरफ से हमें ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिला। तो उस हिसाब से ये एक यूनिक चीज़ होगी अगर ये पाकिस्तान में आता है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि सैमसंग, शाओमी, ये सारी कंपनीज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके हाई रिफ्रेश रेट में चली गई हैं, लेकिन वीवो ने अभी तक उस तरह से जंप नहीं किया हाई रिफ्रेश रेट पे। तो देखते हैं कि इस फोन के साथ शायद वीवो कर जाए। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कोई खास नहीं है, लाइक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे पहले वीवो ने किया नहीं है। ये ना करते तो फिर उससे तो बेहतर ही है, वैसे ना करते तो उससे बेहतर है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये पाकिस्तान का शायद पहला फोन हो जिसमें 90 हर्ट्ज आ रहा है, तो उस हिसाब से तो ये समझ आती है। ओके भाई, एप्पल के एयरपॉड्स प्रो 3rd जनरेशन आने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें चाइनीज की खुली कॉपियां मिलने वाली हैं एयरपॉड के 3rd जनरेशन की। अब यहाँ पर गेम ये है कि एप्पल ने जो एयरपॉड्स लॉन्च किए हैं उनमें 2 वर्जन आते हैं। एक उनके एयरपॉड है जिसमें एयरपॉड है, और उसके बाद उसका अगला वर्जन आया था एयरपॉड 2 के नाम से, और उसके बाद उनकी एक अलग सीरीज है जिसको वो प्रो सीरीज कहते हैं, जिसमें एप्पल के एयरपॉड्स प्रो आए थे। तो ये जो लॉन्चिंग है ये बेसिकली एयरपॉड 2 के बाद एयरपॉड 3 की है। जो ओरिजिनल एयरपॉड था ये उसका 3rd वर्जन है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल इन दोनों के दरमियान में जो फर्क कर रहा है वो ये है कि जो इनकी प्रो सीरीज है वो इन ईयर डिजाइन में आते हैं, यानी कि आपको ईयर टिप्स देखने को मिलती हैं जो आपके कान में जाती हैं, जबकि ये जो डिजाइन है ऑल तो देखने में अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मतलब वही डिजाइन है जो एयरपॉड्स प्रो का है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इन ईयर डिजाइन नहीं है, ये उसी तरह का डिजाइन है मतलब सिंपल एयरपॉड्स का था। अब उम्मीद की जा रही है कि इनके अंदर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी अवेलेबल होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी जो आपको नॉर्मल से मिल रही है। और कुछ केसेस में हमें ये लीक्स और रूमर्स भी देखने को मिल रहे हैं कि इनके साथ शायद हमें अटैचेबल इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स मिल जाएं जिनको आप लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये लीक्स और रूमर्स हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रेशर रिलीविंग भी है सिस्टम, वो क्या है कुछ यार ये एयरपॉड्स 1 में भी इन्हें दिया था। बेसिकली एयरपॉड्स 1 के अंदर भी आपको बैक साइड पर जो एक चेंबर मिलता था वो यही था कि जब आप इसको कान में लगाएं तो वो कान में जो एक प्रेशर बन जाता है ना बड़े ईयरफोन्स लगाने से, वो ना बने, ताकि आपको जो साउंड है वो बेहतर तरीके से आ सके। वो कभी कभार ऐसी आप कोई ईयरफोन लगा लें आपको फील होता है ना कि आपके कान बंद हो गए हैं, हवा रुक जाती है, तो वो जो चेंबर होता है उससे वो हवा रिलीज हो जाती है, तो प्रेशर नहीं बनता। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है और एक ऐसे फोन के रिलेटेड है जो कि एक नई सीरीज होने वाला है ओप्पो की तरफ से, और इस मोबाइल फोन का नाम होने वाला है ओप्पो X 2021। यहाँ पर ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज की बात नहीं हो रही, क्योंकि ओप्पो की जो फाइंड एक्स सीरीज है जनरली जब वो लॉन्च होती थी तो उसके अंदर कोई ऐसी क्रेजी चीज होती थी जो हमें उस फोन से एक्सपेक्टेड नहीं होती थी, लेकिन फिर भी डाल दिया जाता था। लेकिन रिसेंटली हमने फाइंड एक्स में देखा है कि फाइंड एक्स सीरीज अब ओप्पो के फ्लैगशिप फोन बन गए हैं और उनको ओप्पो बड़ा प्रैक्टिकल बनाती जा रही है। इवन फाइंड एक्स 2 प्रो की अगर आप बात करते हैं या जो फाइंड एक्स 3 के भी रूमर्स आए हैं, उन दोनों के केसेस में हमें नजर आ रहा है कि एक ऐसा फोन बनाने की कोशिश की गई है जो कि टॉप एंड हो लेकिन एक्सपेरिमेंटल ना हो, हर बंदा उसको खरीद सके, हर बंदा उसको यूज कर सके। तो अब जो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है वो ओप्पो की X सीरीज में जाने वाला है, और ये जो X सीरीज है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि शायद ये दुनिया का पहला रोलेबल स्मार्टफोन बन जाए। अब हमने फोल्डेबल फोन्स तो देखे हैं, फोल्डेबल फोन्स में क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन है वो फोल्डेबल होती है और आप उसको किसी भी डिजाइन में फोल्ड कर सकते हैं। तो पिछले दिनों पेटेंट इन्होंने एग्जैक्टली फाइल ये पेटेंट फाइल हुआ था। अब यहाँ पर गेम ये है कि क्योंकि डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्सिबल आ गए हैं तो आप उनको फोल्ड तो कर ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो चीज आप कर सकते हैं वो रोल है। जिस तरह आप कागज को रोल कर लेते हैं उसी तरह आप डिस्प्ले को भी रोल करेंगे, और आपको जितनी डिवाइस चाहिए होगी, अगर आपको एक बड़ा फोन चाहिए तो आप बटन दबाएंगे और वो फोन रोल होके ओपन हो जाएगा, जिस तरह एक रोल पेपर का आप खोलते हैं, और वो बड़ा स्क्रीन बना देगा। और अदरवाइज आप जब उसको यूज करेंगे तो वो एक नॉर्मल डिवाइस की तरह काम करेगा। इसका फायदा ये भी मिलेगा कि जब आप उसको नॉर्मल कंडीशन में यूज कर रहे हैं तो आप उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी डिवाइस चाहिए आप तब भी कर सकते हैं, दरमियानी चाहिए तब भी कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल फोन चाहिए तब भी आपके पास जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। ओके भाई, तो Realme GT जो है वो इधर उधर ऊपर नीचे हर साइड से लीक हो रहा है, और लीक तो नहीं कहूंगा इसको, तो मैं कहूंगा कि अब ये काफी हद तक ऑफिशियल हो गया है, क्योंकि Realme ने ऑफिशियली कह भी दिया कि हम Realme GT कर रहे हैं। इसका डिजाइन जो है वो लीक आउट हुआ है, जो कि देखने में रेसिंग की जो स्ट्राइप्स होती हैं उन जैसा लुक दे रहा है। सेंटर में ब्लैक कलर जो है वो ग्लॉसी फिनिश है और बाकी जो है वो वीगन लेदर है येलो कलर का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये Realme का पहला फोन होगा जो स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा, और ये Realme की मैं ये कह सकता हूँ कि हेलो डिवाइस है। हेलो डिवाइस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ।
हेलो डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर आपने बस जो टेक्नोलॉजी आप लगा सकते हो ना वो आपने लगा देनी होती है। गाड़ियों में अगर आप मिसाल लें तो टोयोटा जनरली स्पोर्ट्स कार नहीं बनाती, लेकिन उनकी जो सुपरा सीरीज है वो उनकी हेलो कार होती है कि लोगों को एक्साइट किया जाए कि हम ये चीज भी कर सकते हैं ना। तो ये वजह होती है। और ये जितनी भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको पता है कि इनकी मिड रेंज ज्यादा बिकती है, लेकिन ये हमेशा हेलो डिवाइसेस बनाते हैं ताकि लोग एक्साइट हो सकें। तो ये इनकी हेलो डिवाइस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो Antutu स्कोर लीक आउट हुआ था साहब 7,70,000 लीक हुआ है। तो ये पिछले दिनों एक और डिवाइस का आया था लीक, वो आई थिंक ओप्पो की तरफ से थी, जो सेम इस तरह के स्कोर के साथ आ रही है। बेसिकली स्नैपड्रैगन 888 जो है वो काफी पावरफुल चिपसेट है और उसका जो स्कोर है हम ये एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इसका स्कोर इतना ज्यादा आ रहा है। अदर देन दैट इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा हाई रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर 125 वॉट की चार्जिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो हर लिहाज से ये जो मोबाइल फोन है एक क्रेजी डिवाइस होने वाली है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों के लिए इसमें एक सरप्राइज है। बस आगे चलते हैं। ओके भाई, जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है ये इंटेल के रिलेटेड आ रही है, जहां पर इंटेल फाइनली अपने नए जनरेशन की जो चिपसेट्स है उनको 15 मार्च को लॉन्च करने वाला है। ये इनकी रॉकेट लेक एस सीरीज होने वाली है। और इंटेल इस पॉइंट के ऊपर बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है। अगर आप दोनों साइडों से देखें, एक साइड पर एप्पल ने उसको छोड़ दिया, दूसरी साइड पे AMD उसकी परफॉर्मेंस को बीट करी जा रहा है। तो इंटेल के लिए जो चीज़ें हैं वो आसान होती नजर नहीं आ रही। अब एक एडवांटेज जो इंटेल के पास मौजूद है वो ये है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी हैं, जबकि अगर आप AMD की बात करते हो या बाकी चिपसेट्स की बात करते हैं तो वो किसी और कंपनी पे डिपेंडेंट है। और हमें ये सुनने में मिल रहा है कि इस पॉइंट पर उन कंपनीज की शॉर्टेज हुई है क्योंकि हर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स बनाना चाह रही है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपको ओवरऑल AMD एज अ बेटर वैल्यू मिले, लेकिन AMD का प्रोसेसर मार्केट में मिले ही ना। और इंटेल क्योंकि ऑल दो परफॉर्मेंस कम दे रहा है, लेकिन क्योंकि अवेलेबल ही इंटेल होगा, मैन्युफैक्चर खुद कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा क्वांटिटी मतलब एक चीज अवेलेबल ही नहीं है उसके कंपटीशन में, तो फिर शायद इंटेल को फायदा हो जाए। लेकिन अभी के लिए जो इंटेल की सिचुएशन है वो कोई खास नजर नहीं आ रही। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि काफी एफिशिएंट आर्किटेक्चर है। ऑल दो इससे पहले भी हम देख चुके हैं टाइगर लेक के सीरीज के अंदर ये वाला आर्किटेक्चर। तो देखते हैं कि इसका क्या सिनेरियो रहता है, लेकिन अभी के लिए इंटेल की कोई हालत बेहतर नहीं लग रही। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और ये एक ऐसी खबर है जो हमें हर मैन्युफैक्चरर की तरफ से आ चुकी है। और ये खबर है एयर चार्जिंग के रिलेटेड। इस पॉइंट पर हर कंपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाह रही है जहां पर आपका जो चार्जर है वो रूम के किसी एक कोने में पड़ा हो, आप मोबाइल फोन अपने हाथ में इस्तेमाल कर रहे हैं और बाय द टाइम आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रूम में कहीं पर भी मौजूद हैं, आपका मोबाइल फोन चार्ज हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है सुनने में बहुत अच्छी लगती है। प्रॉब्लम ये है कि इस टेक्नोलॉजी में एक तो जो बिजली ज़ाया होती है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आपने एक चार्जर कोने में लगाया हुआ है तो उस चार्जर ने स्टार्ट में अगर डिटेक्ट ही करना है कि कहाँ कहाँ पर डिवाइसेस हैं चार्ज करने वाली, तो उसने पूरे रूम में करंट छोड़ना है। तो वो जो एनर्जी है वो ज़ाया होनी है, और वो एनर्जी आप ज़ाया कितने हद तक कर लेंगे, और ये जब कॉन्टीन्यूसली चलेगा तो कितनी एनर्जी ज़ाया होगी वो भी मसला है। दूसरा, फिर अगर आपके मोबाइल फ़ोन के और उस डिवाइस के दरमियान में कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं इसको टेबल पे रख देता हूँ, वो नीचे पड़ा हुआ है, तो टेबल दरमियान में आ रहा है, उस टेबल से जब गुजर के उस सिग्नल ने आना है तो सिग्नल भी काफ़ी कम पावर का होगा, और उसके अलावा जो एनर्जी का लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इन टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम यही है कि एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। Xiaomi भी कर चुकी है, Motorola ने भी किया, तरफ से आई थिंक आया नहीं आई थिंक सबसे पहले Oppo ने किया था, उसके बाद Xiaomi ने बहुत ज्यादा Xiaomi की चल गई थी। हाँ, क्योंकि Xiaomi ने उसको जब दिखाया है तो उन्हें ऐसे नहीं दिखाया कि हम इस पे काम कर रहे हैं। Xiaomi ने एक डिवाइस दिखाई थी तो लोगों ने सोचा कि ओके टाइम आ गया है, लेकिन बाद में Xiaomi ने क्लियर किया कि नहीं भाई ये डिवाइस नहीं थी, हमने चीजों को मतलब Xiaomi ने रिकॉर्डिंग अच्छी की थी। हाँ बिल्कुल। और भाई आप लोग भूल गए हैं वो WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी आई थी जिसको कुछ ने एग्री किया था और कुछ ने सिर्फ टेंशन डाली थी, और उसके बाद WhatsApp ने उस प्राइवेसी पॉलिसी को डिले कर दिया था। वेल WhatsApp उस प्राइवेसी पॉलिसी को दोबारा से इंप्लीमेंट कर रही है, और अब अगर आप उसको एग्री नहीं करेंगे तो WhatsApp ने बता भी दिया है कि आप क्या नहीं कर सकेंगे। बेसिकली आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, लेकिन ना तो आप चैट्स कर सकेंगे और ना ही आप कॉल्स कर सकेंगे। तो एसेंशियली आपका जो WhatsApp अकाउंट है वो ज़ाया हो जाएगा, आप मौजूद रहेगा, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म का स्टेप है, एंड आई थिंक WhatsApp ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि लोग दूसरी प्लेटफॉर्म्स पे गए। पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं है? नहीं, पॉलिसी में ऐसा कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, सेम पॉलिसी जो है वो दोबारा सिर्फ डिले से दी है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है जो कि आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei ने Mate X के नाम से एक फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च किया था, और Huawei की डायरेक्शन और Samsung की डायरेक्शन इनिशियली बड़ी डिफरेंट थी। Huawei का जो फोल्डेबल फ़ोन था
वो अंदर वाली साइड पर फोल्ड होता था, जिसका मतलब ये है कि हमेशा जो आपकी स्क्रीन थी वो बाहर ही रहती थी, मतलब आपकी बैक साइड भी स्क्रीन होती थी और फ्रंट भी स्क्रीन होती थी, और जब आप उसको अनफोल्ड करते थे वो टैबलेट बन जाता था। जबकि सैमसंग के केस में जब आप फोन को फोल्ड कर लेते थे तो बैक साइड जो थी वो नॉर्मल थी और आपकी जो इंटरनल स्क्रीन थी वो सेपरेट थी और आउटर स्क्रीन सेपरेट थी। लेकिन अब जो नया मेट X2 आया है, जो Huawei का लेटेस्ट फोल्डेबल है, उसका डिज़ाइन वही हो गया है जो हमने इससे पहले सैमसंग के फोल्ड सीरीज में देखा था। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ड्यूरेबिलिटी है। उसकी रीजन ये है कि जब आप स्क्रीन बाहर वाली साइड पे लगाते हैं, साइड पे स्क्रीन हो, हाँ, आप नीचे रखेंगे स्क्रीन पे स्क्रैचेस आएंगे, और स्पेशली एक फोल्डेबल स्क्रीन जो कि बनी ही प्लास्टिक की हुई है तो उस पर स्क्रैचेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि Huawei ने इस पर कोई बहुत ज़्यादा यूनिट्स वगैरह नहीं भेजे किसी को, या कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं दिए। यहाँ पर एक ऑफिशियल अनबॉक्सिंग पोस्ट की गई है और ये चाइना ओनली डिवाइस है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको 66 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर 55 वॉट की ऑब्वियसली ओलेड पैनल है, क्योंकि जो फोल्डेबल फोन्स होते हैं वो ओलेड के साथ ही आते हैं। जो फोल्ड फोन की टेक्नोलॉजी है, जो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, वो ओलेड ही है। हमारे पास LCD में फोल्डेबल डिस्प्लेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, और यही वजह है कि इस फ़ोन के अंदर भी हमें ओलेड डिस्प्लेज ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जो कैमरा डिज़ाइन है वो अगर आप गौर से देखें तो जो P सीरीज़ का डिज़ाइन है कैमरा का, ये वही डिज़ाइन है, लेकिन हमें फोल्ड के अंदर देखने को मिल गया। ये चीज़ हम सैमसंग से भी देख चुके हैं कि जब सैमसंग ने नोट सीरीज का डिज़ाइन अपने Z Fold 2 में कैमरा के लिए दिया था, तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि Huawei ने वही काम किया है जो सैमसंग इससे पहले कर चुकी है। तो भाई अगली खबर आ रही है अंडर डिस्प्ले कैमरास के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी बात चल रही है। तो एक कंपनी थी ZTE, जिनका एक मोबाइल था ZTE Axon 20, उसमें उन्होंने ये किया था पहली दफ़ा ये अंडर डिस्प्ले कैमरा, लेकिन उसमें कैमरा क्वालिटी बहुत ख़राब थी। तो अब उनका कहना है कि उनकी जो ZTE Axon 30 होगी उसमें वो इस चीज़ को फिक्स कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ इंक्लूड कर दूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हर कंपनी के पास मौजूद है। हमें सैमसंग की तरफ से भी डेमो देखने को मिल चुका है, ओप्पो भी डेमो कर चुकी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी के पास है नहीं, Xiaomi भी डेमो कर चुकी है। सीन ये है कि ZTE पहला ब्रांड था जिसने इसको प्रोडक्शन में दिया। कंपनीज ने इसके डेमो शो किए, लेकिन कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जो आम बंदा खरीद सके। ZTE ने ऐसी डिवाइस बना के मार्केट में दे दी जो प्रोडक्शन लेवल की डिवाइस थी, जिसको आप खरीद सकते थे। तो ZTE ने पहली बार बनाया नहीं है, उनने पहली बार मार्केट में दिया है। ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर लोग कहेंगे आपने बाकी ब्रांड्स का नहीं बताया। सबके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका रीजन ये है कि ना डालने का कि क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो भाई नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, और ये न्यूज़ हमारी पिछली एक न्यूज़ से बड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ये खबर दी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पॉटिफाई है वो नहीं चलता। मतलब नहीं चलने का मतलब ये है कि ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, और गलतफहमी जो आसिम अजहर का सॉन्ग था वो उसकी ट्रेंडिंग के नंबर 50 पे आया था, जो कि एक बड़ी बात थी, क्योंकि एक सर्विस जो पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है उस सर्विस के ऊपर एक पाकिस्तानी गाना गया हुआ था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो स्पॉटिफाई है वो ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। हमने इसका जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है वो भी देख चुके हैं, और लास्ट ईयर ही बना था ये अकाउंट, लेकिन अभी एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब इनने जो टीम्स हैं वो भी हायर करनी स्टार्ट कर दी है। एंड आई बिलीव कि इस पॉइंट पर पाकिस्तान से जो टीम है वो ऑलरेडी फाइनलाइज्ड है, वो मौजूद है। तो जल्दी ही ये जो है ये ऑफिशियली पाकिस्तान में आ रहा है, और इनने ये चीज़ अब अपने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर भी कंफर्म कर दिया है कि वी लॉन्च इन 80+ न्यू मार्केट्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज, सी यू सून, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया। दैट इज इम्पॉर्टेंट, और अच्छी बात है यार कि आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और क्योंकि इससे आप ऑफिशियल चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो जो आर्टिस्ट होंगे उनको भी सपोर्ट मिलेगी, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, और पायरेसी जो है वो कम होगी। ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। ये न्यूज आ रही है आईफोन 13 के मॉडल्स के रिलेटेड, जहां पर कुछ आईफोन 13 के मॉडल्स के लिए जो डिस्प्लेज हैं वो BOE बना रही है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब भी एप्पल जनरली एमोलेड डिस्प्लेस की तरफ जाता है तो वो सैमसंग डेवलप कर रही होती है, लेकिन इस बार खबर ये आ रही है कि ये जो BOE चाइनीज कंपनी है, आईफोन इसका इस्तेमाल करेगी अपने आने वाले आईफोन 13 के अंदर। और जो सैमसंग के डिस्प्लेज हैं वो हमें आईफोन फ्लिप के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि आईफोन का फोल्डेबल फोन होने वाला है। और ये जो मोबाइल फोन आएगा आईफोन फ्लिप, ये बेसिकली आईपैड मिनी को रिप्लेस करेगा। तो आईपैड मिनी को एप्पल बंद कर देगा और उसकी जगह हमें आईफोन फ्लिप देखने को मिल जाएगा, जिसको जब आप ओपन करेंगे तो वो सेम। हाँ, एग्जैक्टली। Xiaomi वो ब्रांड है जो ऐसे स्पेसिफिकेशन
लोअर प्राइस में लेकर आता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते। अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करते हो तो जब भी जनरली कोई टॉप एंड फीचर लोअर एंड में आता है तो वो Xiaomi पहला ब्रांड होता है जो कर रहा होता है। आप हायर रिफ्रेश रेट की बात कर लो, आप बड़े प्रोसेसर्स, महंगे प्रोसेसर्स की बात कर लो, आप 64 मेगापिक्सल कैमरा की बात कर लो, ये सारी चीज़ें जो है जनरली Xiaomi पहले कर रहा होता है। और अब अगर आप बात करते हैं ईयरफोन्स की, तो ईयरफोन्स के अंदर इस पॉइंट पर जो एक बड़ी हाईलाइटेड चीज़ बनी हुई है वो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है। मेरे यहाँ पर हेडफोन्स भी पड़े हुए हैं, इनके अंदर भी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है और इनका प्राइस 14,000 रुपया है। लेकिन ये जो फीचर है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हमें 10,000 में Realme ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अब Xiaomi ने ये फीचर एक $25 के ईयरबड के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो अब Xiaomi का एक नेक बैंड आ रहा है जो कि $25 का है और उसके अंदर आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलेगी। अब अगर आप इसको पाकिस्तानी प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि ये कोई 6,000 रुपए के रेंज में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आ रहा होगा, ये बाहर से आएगा तो उस पर सारे चार्जेस वगैरह पड़ते हैं और फिर कस्टम चार्जेस डाल के, बट स्टिल 6,000 में ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। और स्पेशली एक ऐसी कैटेगरी की प्रोडक्ट है जो कि हमने जनरली नहीं देखी, जो कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो गूगल पिक्सल 5a के रिलेटेड है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस फोन का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट वही होने वाला है जो गूगल पिक्सल 4a और 4a 5G का था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप 4a और 4a 5G की बात करते हो तो इन दोनों के साइज में डिफरेंस था, डिजाइन सेम था, साइज में डिफरेंस था। और अगर आप बात करते हो गूगल पिक्सल 5a की तो इसका जो साइज है वो इन दोनों के दरमियान में है, तो 4a से बड़ा है ये और 4a 5G से इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा है। लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो इवन साइड बाय साइड में कंपेयर करके कोई बंदा नहीं बता सकता कि 4a कौन सा है और 5a कौन सा है, अनटिल अनलेस आप बहुत गौर से देखो। यहाँ पर फ्रंट साइड पर आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिसके बेजल्स इस पर काफी छोटे कर दिए गए हैं। बैक साइड पर एक ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, वही 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है और वही गूगल का जो पैंडा डिजाइन है जहाँ पर व्हाइट कलर का बटन है और ब्लैक कलर का बाकी सब कुछ है वो यहाँ पर दिया गया है। डिजाइन को चेंज ना करने की कोई वजह खास एप्पल इनकी तरफ से? यार गूगल एक ऐसा ब्रांड है जो कुछ भी कर सकता है। लाइक गूगल ने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देने के बजाय टेलीफोटो कैमरा दे दिया था, तो गूगल कुछ भी कर लेता है। गूगल सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है और इनका सॉफ्टवेयर बेस पे ही ज्यादा चल रहा है, बिल्ड पे ये गौर कर भी नहीं रहे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक बिल्ड या व्हेन इट कम्स टू लाइक हार्डवेयर तो वहां पर गूगल बहुत बुरी तरह से मार खाता है और अब तो लोग बुरा भी कहने लग गए हैं क्योंकि हर लिहाज से जो चीजें हैं ना वो नेगेटिव जा रही हैं। लेकिन इनकी जो A सीरीज है, ये जो 5a है या 4a है, इनकी हायर सेलिंग सीरीज है। तो आगे जब एंड्रॉइड 12 आ जाएगा तो उसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो वैसे भी आने लग जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सबसे पहले आएंगे तो वो फीचर्स इसमें भी डेफिनेटली साथ ही आएंगे और हो सकता है कि इसके अंदर बाय द टाइम ये लॉन्च हो तो एंड्रॉइड 12 ही आए आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। यहाँ पर 2020 के Q4 यानी कि जो आखिरी चौथाई हिस्सा है उसकी रिपोर्ट सामने आई है और इंटरेस्टिंगली इस बार उस एरिया में, उस टाइम पीरियड में एप्पल ने सैमसंग से ज़्यादा फ़ोन सेल किए हैं। अब पर्टिकुलरली इसकी रीज़न ये भी है कि उस टाइम पीरियड के अंदर एप्पल की तरफ से उनके फ्लैगशिप फ़ोन्स आए हैं जबकि सैमसंग की तरफ से ज़्यादा रिलीजेस नहीं थी। यही वजह है कि उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एप्पल की ऑब्वियसली क्योंकि 12 सीरीज में काफ़ी फ़ोन्स थे तो ज़्यादा सेल्स रही हैं, लेकिन ये 2016 से लेकर अब तक पहली बार है कि ऐसा हुआ है, वरना इससे पहले इवन लॉन्चेस की यही ट्रेजेक्ट्री होती थी। लेकिन फिर भी सैमसंग हमेशा ऊपर होता था, ऑल्दो अभी भी डिफरेंस काफ़ी कम है। और अब अगर आप अब आज की बात करते डिवाइसेस अब आई है ना स्टार्ट में, ऑब्वियसली अगर आप आज की बात करते हो तो ओवरऑल अभी भी सैमसंग काफ़ी ऊपर है। तो ये एक बड़े छोटे पीरियड के लिए है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हुआ है और ये हमें ये नहीं दिखाता कि सैमसंग पीछे रह गया और एप्पल आगे चला गया। ये हमें ये दिखाता है कि एप्पल की जो स्ट्रैटेजी है जहां पर वो छोटी डिवाइसेस को भी अब लॉन्च कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है और अब एप्पल भी ज्यादा बिक रहा है। ओके भाई, Hyundai ने एक नई गाड़ी लॉन्च की है जो कि सोलर पैनल्स के साथ आ रही है। उसकी छत जो है वो बेसिकली सोलर पैनल से बनाई गई है और ये जो है ऑब्वियसली सूरज की रोशनी को यूज करते हुए चार्ज होगी। ये ईवी है तो इसकी चार्जिंग जरूरी है, बैटरी लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर। डिजाइन वाली साइड से काफी इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी जो सोलर पैनल्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि आप गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल्स लगाएं और आप ये सोचें कि वो गाड़ी को चला सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये टोटल उसको चार्ज कर सकेगी, लेकिन एक बैकअप दे देगी। किसी बैकअप भी नहीं, ये बैकअप का भी काम नहीं करेगी, ये मोर ऑफ एन एक्सटेंशन है। तो Hyundai कहती है कि अगर आप इसको पूरे दिन सूरज में खड़ा करते हैं तो आपको तकरीबन 6 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो मिलेगा। अब 6 किलोमीटर बहुत कम है अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो इवन जो ऑडी ई-ट्रॉन है पाकिस्तान के अंदर वो 3 रुपए पर किलोमीटर आई थिंक पड़ रही है। तो 6 किलोमीटर इज व्हाट लाइक 3 × 6 18 रुपए का आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी साल में ये मतलब एक चीज खड़ी हुई है उसमें मतलब आपका तो जोर नहीं लग रहा ना, आपको खड़ी है बिल्कुल। हाँ, तो उस लिहाज से एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन है। लेकिन देखने में आएगा कि
ये सोलर पैनल की कॉस्ट क्या जस्टिफाई करती है उस सेविंग को जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। ओके, ब्लैक शार्क जो कि Xiaomi का गेमिंग ब्रांड है, उसकी तरफ से हमें ब्लैक शार्क 4 और ब्लैक शार्क 4 प्रो के रिलेटेड बहुत ज़्यादा लीक्स मिली हैं। पहली लीक तो ये थी कि 4 जो सिंपल मॉडल है वो स्नैपड्रैगन 870 के साथ आएगा, जो 4 प्रो है उसमें स्नैपड्रैगन 888 होगा, तो जो टॉप एंड वेरिएंट है। अब खबर ये देखने को मिल रही है कि दोनों मॉडल्स के साथ जो चार्जर आएगा वो 120 वॉट का होने वाला है। तो अब ये जो 2021 है ना, इसके अंदर जो चार्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ने वाली हैं। और अब वो जो आपको 120 वॉट के रिडिकुलस नंबर मिलते थे, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अब वो इस रेंज में आएंगे जहां पर नॉर्मल कंज्यूमर उनको खरीदेगा और आपको बहुत बड़े बड़े चार्जर्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो बैटरीज हैं वो इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पर प्रो वर्जन के अंदर 5000 mAh बैटरी है और नॉर्मल वर्जन में आई थिंक 4500 mAh बैटरी है। और इसकी पर्टिकुलर रीजन यही रहने वाली है कि इनने इसके अंदर बाकी चीजें भी इंक्लूड करनी है, लाइट्स लगानी होती हैं जब भी आप गेमिंग फोन बनाते हो, तो वो वेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आई वाज अज्यूमिंग कि इससे बड़ी बैटरी लगाई होती, लेकिन फिर भी देखते हैं। अभी सब कुछ लीक्स और रूमर्स की फॉर्म में है तो मैं अभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है और ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूं इस न्यूज को देखकर। ये न्यूज आ रही है लम्स के रिलेटेड, जहां पर लम्स पाकिस्तान का पहला एकेडमिक प्रोग्राम यानी कि बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी को स्टडी कर सकेंगे। और यार ये मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो क्रिप्टो है वो बाय द वे काफी ज्यादा लीगल होती जा रही है और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 2 सालों में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अच्छी बात है कि कोई ऑफिशियल चैनल से हमें इसके बारे में ना सिर्फ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बल्कि इस चीज को पढ़ने के बाद जो लोग मार्केट में आएंगे उनका जो नॉलेज लेवल होगा वो बहुत बेहतर होगा एज कम्पेयर टू वो बंदा जिसने सिर्फ मार्केट के स्टैटिस्टिक्स से सीखा। एग्जैक्टली, तो ये बड़ी अच्छी बात है और देखते हैं कि कितने लोग इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो भी तो मसला होता है ना, डिग्री का स्कोप है कि नहीं। तो भाई स्कोप बहुत है इसका, मैं मेरे से लिखवा लो, इसका स्कोप बहुत है, आजकल तो बहुत है। अगली न्यूज भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, जहां पर फॉक्सकॉन, जिनको नहीं पता, फॉक्सकॉन वही कंपनी है जो एप्पल के लिए आईफोन्स बनाती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और एप्पल इन्हीं के थ्रू आईफोन्स बनवाता है। तो एप्पल इनको ऑर्डर देता है, ये आईफोन बना के देती हैं। फॉक्सकॉन काम कर रही है एक गाड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि गाड़ी का जो बेसिक चीजें हैं यानी कि उसकी मोटर और उसका जो चैसी वगैरह है वो ये बना के देंगे और उसके ऊपर फिर हर कंपनी जो है वो अपना फ्लेवर लगा सकती है। अगर आपको डिजाइनिंग की बात करते हैं वो हर कंपनी अपनी कर सकती है, फीचर अपने ऐड कर सकती है, लेकिन जो बेसिक बैटरी होगी, जो मोटर्स होंगी, जो इंटरनल जो एक्चुअल गाड़ी का काम है, ये ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमेशा से एक सप्लायर रहे हैं तो इनके लिए बड़ा आसान है कि ये इस तरह का कोई काम करें और सक्सेसफुल भी हो जाएं। ओके, नेक्स्ट न्यूज आज की फाइनल न्यूज है और ये न्यूज आ रही है ओप्पो की तरफ से और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, जहां पर ओप्पो फाइनली अपनी वूक चार्जिंग को लाइसेंस करने का कह रही है। इसका मतलब ये है कि अब दूसरी कंपनीज ओप्पो को थोड़े से पैसे देकर ओप्पो की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको अपनी डिवाइसेस में यूज कर सकेंगी। और जरूरी नहीं है कि ये फोन्स हों, ये एक बैटरी चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है और काफी अच्छी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है जो 125 वॉट तक जा सकती है। तो ओप्पो ने इसको अलाउ कर दिया कि आपके पास कोई भी डिवाइस है, आप अगर बैटरी के लिए उसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए जो ओप्पो ने कोलैबोरेशन की है स्टार्ट में, वो एंकर के साथ की है जो पावर बैंक्स बनाती है। उसके अलावा एक चिप मेकर है NXP सेमीकंडक्टर्स के नाम से, उनके साथ की है। उसके अलावा फॉ की गाड़ियां पाकिस्तान में भी आती हैं, वोक्सवैगन ग्रुप की, उनके साथ भी किया है, क्योंकि उनकी जो ईवी व्हीकल्स हैं उसके लिए भी आपको जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आई होप ये जो बड़ा सा एपिसोड था आपको पसंद आया होगा और दुआ करें कि असद भी अकेला एपिसोड कर सके, वरना मैं जब भी छुट्टी पे जाऊंगा सच एपिसोड नहीं होगा। तो असद के लिए दुआ करें, असद साहब आप एपिसोड कर लिया करें, चैनल का सब्सक्राइब का कह दें। जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज मी एंड बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। मैं असद मारने लगा हूँ, यहाँ पे कट है।